So good morning plus 2 class. Today I am starting a new chapter and the name of the chapter, it is written there, Parties and the Party System in India. This is the 5th chapter according to the second book, but one of the chapter has deleted from your book and now it is at the 4th number in your new book. नई बुक में ये आपके चौथे नंबर पे चैप्टर होगा and its name has also changed. इसका नाम भी जो है वो चेंज किया जा चुका है. अर्लियर जो इसका नाम था दैट वाज रेस्टोरेशन टू द चैलेंजेस ऑफ कांग्रेस सिस्टम. चैलेंजेस टू द रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, ये जो नाम था अर्लियर इस चैप्टर का. तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है. बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं. बेसिकली ये चैप्टर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से 1964 में जब नेहरू जी की डेथ हो गई, तो नेहरू जी की डेथ के बाद ऐसा लगने लगा कि अब भारत का क्या होगा, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने देखा कि विदेश नीति पर किस तरह से नेहरू की एक भूमिका रही है, अहम भूमिका रही है, और किस तरह से नेहरू ने विदेशों से अपने अच्छे रिलेशन बनाए. उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से दोनों पावर ब्लॉक से नेहरू ने अपने देश को जो है वो एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के चलते जो है वो अलग रखा. सो देखते हैं कि उनकी डेथ के बाद जो नेक्स्ट सक्सेशन जो था उसके लिए किस तरह से और किन का चुनाव किया गया. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर. सो एज इट इज क्लियर कि 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई. 1964 में जब नेहरू जी की डेथ हो गई तो नेहरू जी की डेथ के बाद एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि नाउ हु वुड बी द नेक्स्ट सक्सेसर. अब देश की बागडोर कौन संभालेगा या देश की बागडोर किसके हाथों में रहेगी. क्या भारत एकजुट रह पाएगा, क्या भारत फिर से उसी तरह से जिस तरह से नेहरू ने इसको संभाला था, जिस तरह से नेहरू ने इसको संजोया था, क्या उसी तरह से भारत अपनी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर निभा पाएगा, या फिर दूसरे अन्य देशों की तरह भारत भी जो है वो सेना, भारत के अंदर भी जो है वो सेना एक राजनीतिक भूमिका निभाएगी या सेना के अधीन हो जाएगा, या कोई डिक्टेटरशिप भारत में आ जाएगी. तो इस तरह के सवाल जो थे वो राजनीतिक भूमिका निभा रहे थे. लोगों को लगता था कि शायद अब जो है वो भारत उस तरह से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेहरू का अल्टरनेट खोजा नहीं गया था. एक साल से नेहरू जी की जो थी वो तबीयत खराब चल रही थी. लगभग 1964 से लगभग एक साल पहले जो थी वो उनकी तबीयत जो थी वो स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था. तो ये था, और ये माना जाता है कि 1960 का जो दशक जिसको बोलते हैं, यानी कि 1960 के दशक को जो है वो भारत में सबसे खतरनाक दशक में माना जाता है. क्यों ये माना जाता है कि उस समय हमारे देश में जो थी वो गरीबी थी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन जैसी सारी की सारी कठिनाइयां में देश में लोकतंत्र असफल कर सकती थी, क्योंकि ये जो थी वो सुलसा के मुख की तरह खड़ी थी हमारे देश के सामने. क्योंकि क्षेत्रीय विभाजन की अगर हम बात करें तो हमारे देश में हम लोगों ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था वो बनाया था, जिसमें भाषा के आधार पर हमने क्षेत्रों का विभाजन की प्रक्रिया जो थी वो भी हमारे देश में चल रही थी. सांप्रदायिकता जो थी वो चल रही थी, देश में गरीबी चल रही थी. तो ये सब चीजें को लेकर शायद देश में लोकतंत्र असफल हो जाता. इसलिए 1960 के दशक को जो है वो एक खतरनाक दशक कहा जाता है. लेकिन इसके अल्टरनेट जो है वो खोजने का काम जो था वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो के कामराज जो थे वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे. और ये काम वो बखूबी जानते थे कि नेहरू सबसे ज्यादा जो अपना भरोसा दिखाते थे, से नेहरू जो सबसे ज्यादा अपना विश्वास पात्र जिनको मानते थे. और उन दिनों में लगभग 1963 से जो श्री लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो नेहरू के काफी क्लोज आ चुके थे, काफी करीबी आ चुके थे. नेहरू सबसे ज्यादा अपना विश्वास जो थे उन पे जताते थे. तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कामराज की भूमिका हम देखते हैं. तो कामराज ने जो था वो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी का जो था वो नाम सजेस्ट किया, और पार्टी के लोगों का भी कहीं मन लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर ही था. और इस तरह से वे कांग्रेस पार्टी के जो थे वो नेता चुन लिए गए. और 1964 से लेके 1966 तक वो देश के प्रधानमंत्री बने रहे. और लेकिन प्रधानमंत्री के दौरान अपने इस छोटे से कार्यकाल के दौरान जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हें भी दो महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा. क्या वो चुनौतियां थी जो
जो जैसे ही देश के प्रधानमंत्री से दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके सामने कुछ ऐसी चुनौतियां थी जो उस समय हमारे देश को जो है वो वीक कर सकती थी, कमजोरियां बन सकती थी हमारे देश के लिए। सबसे पहले तो ये था कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, और उस चीन के युद्ध के पश्चात आप जानते हैं कि किसी भी देश का जब युद्ध होता है तो उस देश में आर्थिक स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उस समय की हमारी जो आर्थिक स्थिति पैदा हुई थी, हम उससे निपटने की कोशिश कर रहे थे, उसको भरने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, उन दिनों में मानसून की असफलता की वजह से देश जो था वो सूखे की कगार पे पहुंच चुका था। देश के अधिकतर भागों में अच्छी फसल नहीं थी, और जिसकी वजह से देश में शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन हो चुकी थी। तीसरा जो था, 1965 में पाकिस्तान ने हमारे देश के ऊपर अटैक कर दिया था। पाकिस्तान बखूबी जानता था कि इस समय हमारे देश की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ। इस युद्ध में न केवल हमें जीत मिली, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में जो था एक एग्रीमेंट भी हुआ, एक ताशकंद एक समझौता हुआ, तो उसके लिए उन्हें ताशकंद में जाना पड़ा। लेकिन इसी बीच में जब देश में प्रॉब्लम चल रही थी तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। हालांकि ये भी एक किसान फैमिली से ही आते हैं, और इन्होंने बखूबी जानते थे कि देश का किसान देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। 10 जनवरी 1966 को जो था ताशकंद के अंदर ही, ये देख लीजिए लिखा है, 10 जनवरी 1966 में ताशकंद में ही इनका देहांत हो गया, जब ये जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ये आज उज्बेकिस्तान, ये कभी यूएसएसआर जो कि सोवियत संघ का एक हिस्सा था उज्बेकिस्तान, और उसकी राजधानी ताशकंद थी। यूएसएसआर ने 1965 में मीडिएटर का काम किया था। भारत और पाकिस्तान के जो हेड थे उनको ताशकंद में जो था वो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो कि 1965 का था, जिसको कि ताशकंद एग्रीमेंट बोला जाता है। तो ये था ये टॉपिक, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से थोड़े से समय में ही जो था हमारे 2 प्रधानमंत्री जो थे वो चले गए थे, और लेकिन जो था अपने थोड़े से समय में 1964 से 1966 में किस तरह से लाल बहादुर शास्त्री ने हमारे देश की बागडोर को संभाला, और उन्होंने लोकतंत्र को भारत में कायम रखा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु या लाल बहादुर शास्त्री का जब देहांत हो गया, तो उसके बाद नेक्स्ट जो सक्सेसर था वो किस तरह से भारत में चुना गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।